अच्छा ये बताएं कि अभी तक अंदाजन 12 साल में आपने अपवर्क से कितने डॉलर्स कमाए? $500,000 हो गया। $500,000 आपने। अब वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो उनके पास अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, आपकी खुद की भी लर्निंग हुई होगी, आपने कहा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप क्या कहेंगे जो वेबसाइट डिजाइनर है? ज्यादातर जो लोग जाते हैं ना, वो जाते हैं वर्डप्रेस की तरफ, और वो एक एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, उसको सीखते हैं, उसके थ्रू डिजाइन करते हैं। तो फिर सिर्फ डिजाइनिंग की हद तक ना रहें, थोड़ा सा डेवलपमेंट की साइड पे हैं, ताकि कोई कस्टम अगर क्लाइंट आपसे कोई चीज मांग लेता है जिसमें कोई आपको थोड़ी सी कोडिंग की जरूरत है, या कोई बग फिक्स है और उसके लिए आपको थोड़ा सा कोड देखना है, या कोई चीज आपको ऑप्टिमाइज करनी है उसके लिए आपको कोड देखना है, तो उस साइड पे भी थोड़ा सा आ जाए। सिर्फ डिजाइनिंग की साइड पे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि जो लोग जो भी आ रहे हैं उसी साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना लेते हैं, अच्छी भी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल अहमद खान है और आज हमारा एपिसोड 2 है बाइटकास्ट का। बाइटकास्ट बाय जेंडर्स एक कोवर्किंग स्पेस ही नहीं बल्कि एक कोवर्किंग कैफ़े है, जहाँ पे आप ना सिर्फ डेस्क इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए, बल्कि आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, आप दूसरी कंपनीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जिस जगह पे ये मौजूद है NASTP शारा फैसल कराची में, तो यहाँ पे आपको मुल्क की बहुत बड़ी आईटी कंपनीज, उसके सीईओज, उसके लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। और बाइटकास्ट जो सीरीज पॉडकास्ट की स्टार्ट हुई है वो इसीलिए स्टार्ट हुई है कि हम फ्रीलांसर्स को, आईटी लेजेंड्स को, फ्रीलांसर्स को हम फीचर कर सकें इस पॉडकास्ट के थ्रू, और उनको एक ट्रिब्यूट दे सकें और दूसरों को बता सकें कि फ्रीलांसर्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। और आज सेकंड एपिसोड में हमने एक ऐसे साहब को इनवाइट किया है जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट हैं। अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, दुनिया में इस प्लेटफॉर्म से लोगों ने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, एजेंसीज ने, इंडिविजुअल्स ने। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है अपवर्क। अपवर्क के पीछे लोग बेतहाशा, मतलब अपवर्क पे काम करना, अपवर्क पे कमाना, लोगों की इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो बिजनेस का दारोमदार है पूरी दुनिया में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 23 लाख फ्रीलांसर होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में 1.27 बिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, और वो सब अपवर्क पे जाते हैं, अपवर्क पे काम करना चाहते हैं, अपवर्क को समझना चाहते हैं। आज आप ये पॉडकास्ट सीरीज अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज अपवर्क की हो सकती है कि अपवर्क पे काम कैसे करना है, क्योंकि हमने इनवाइट किया फराज अहमद साहब को, जो कि 12 साल से ज़्यादा अपवर्क पे काम कर रहे हैं और अपवर्क के एक्सपर्ट हैं। और मैं खुद उनको बहुत सारे सेशंस में होस्ट कर चुका हूँ, बुला चुका हूँ, वेबिनार्स कर चुके हैं, सेशंस करते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर। फराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फराज साहब ये बताएं कि आपको माशाल्लाह अपवर्क पे 12 साल हो गए। अच्छा, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, फाइवर है, टॉपटेल है, freelancer.com है। तो आपने अपनी जर्नी 12 साल पहले फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म को, अपवर्क को ही क्यों चूज किया? अच्छा, फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट मैंने की थी वो बाय एक्सीडेंट की थी। मेरा कोई ऐसे करने का इरादा नहीं था। जॉब कर रहा था, जॉब में कुछ इश्यूज थे तो मैंने लीव कर दी। फिर इरादा था कि 2 महीने रेस्ट करूंगा, उसके बाद दूसरी जॉब ढूंढूंगा। तो रेस्ट कर रहा था, इंटरनेट पे ऐसे आर्टिकल पढ़ा फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और लोग कितना अर्न करें। तो मैंने भी ऐसे ही जो है वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए, उस वक्त ओडेस्क होता था अपवर्क, तो मतलब ओडेस्क और फ्रीलांस से मर्ज हुए थे तो फिर अपवर्क बना था, तो ओडेस्क होता था। और तो मैंने ऐसी प्रोफाइल बनाया और सिर्फ मजाक मजाक में मैंने कुछ प्रपोजल्स भेज दिए, तो उसमें से प्रोजेक्ट्स मिल गए, उसमें से बहुत से क्लाइंट्स, और आज आपका प्रोफेशन बन गया। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी मेरे वहाँ से काफ़ी बन गए। तो इरादा यही था उस वक्त भी कि ये जब प्रोजेक्ट खत्म होंगे तो फिर जॉब सर्च कर लूंगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स तब से लेके आज तक मेरे पास हैं। और मतलब कि फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम भी नहीं मिला। और नहीं, तो आप ये कह रहे हैं अपवर्क आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और आपके पास ऑब्वियसली फिर टाइम कंस्ट्रेंट भी होगा कि एक प्लेटफॉर्म जब आपको एक अर्निंग भी दे रहा है, बिजनेस की जर्नी बना रहा है, आपके क्लाइंट जो आप कह रहे हैं कि 12 साल से जो हैं वो अभी भी हैं, तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों जाएं? तो ये बताएं जरा उन लोगों को जो ये वीडियोस देख रहे हैं और अभी फ्रीलांसिंग जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं की, अपवर्क है क्या, कहाँ क्या काम मिलते हैं वहाँ पे, कौन कौन वहाँ पे काम कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स वाले? देखिए, जो भी काम ऑनलाइन हो सकता है, कंप्यूटर पर बैठ के हो सकता है, वो आप अपवर्क पे या इस तरह के जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं अपवर्क पे ही करें। अपवर्क पे let's say
अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती आप दूसरे प्लेटफॉर्म भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से नहीं मिलती तीसरा ट्राई कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग पे भी अपनी फोकस साइड साइड पे आप करते रहें ताकि क्लाइंट भी आपको आउटरीच करें, आप क्लाइंट को आउटरीच करें आउटसाइड द प्लेटफॉर्म्स। तो जिस प्लेटफॉर्म पे भी मैं कहता हूँ कि आपका काम बन रहा है, लोग फाइवर पे भी काम कर रहे होते हैं, फाइवर पे कुछ लोग अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपवर्क पे अच्छा कर रहे होते हैं। तो ट्राई सब करने चाहिए, इस तरह नहीं कि अपवर्क पे ही आप फोकस करते रहें, नहीं हो रहा दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे नहीं हो रहा तीसरे पे शिफ्ट हो जाए। अपवर्क पे डिजिटल मार्केटिंग वाले चले गए, कंटेंट राइटिंग वाले चले गए, और कुछ आप बता सकते हैं कि हर किस्म का काम वहाँ हर किस्म मौजूद जो होता भी है? आप ऑनलाइन कर सकते हैं वो आप अपवर्क पे या इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आपके कंटेंट राइटर्स आप हो गए, अगर कंटेंट राइटिंग करते हैं वो भी काम है, वेब डेवलपमेंट करते हैं वो भी काम है, किसी किस्म की आप प्रोग्रामिंग करते हैं, एआई पे काम करते हैं, जो भी ऑनलाइन आप सोच सकते हैं वो आपको अपवर्क पे मिल जाएगा। चले, हमने ये देख लिया कि हमने काम देख लिया कि ये काम हमारी फील्ड के मुताबिक, एक्सपर्टीज के मुताबिक मौजूद है अपवर्क पे, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको। अब सेकंड स्टेप क्या है कि मैंने सुना है कि क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, अब चेंजेस आ गई हैं, आपको खरीदने पड़ेंगे। अब उस बच्चे के पास जिसने अभी काम शुरू किया है, एक हाउस वाइफ जिसने अपवर्क पे जाना है, तो वो डॉलर्स में वो क्रेडिट कैसे खरीदेगी? क्या वो जरूरी है खरीदना? इस पे जरा बताएं। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो या कुछ साल पहले तक तब तो फ्री में मिलते थे क्रेडिट्स, ठीक है। अब फ्री में नहीं मिलते, अब आपको खरीदने पड़ते हैं। कितनी मिनिमम? मिनिमम में क्या ये है, क्या क्रेडिट उनको बताएं जिनको नहीं पता। मतलब क्रेडिट्स मतलब अपवर्क, उसको अपवर्क की करेंसी है, उसको अपवर्क कनेक्ट्स बोलता है, ठीक है। तो जैसे आप एक जॉब पे अप्लाई करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द जॉब के वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उस पर कितने प्रपोजल्स ऑलरेडी सेंड हुए हैं या लोगों ने प्रपोजल सेंड ही नहीं किए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है कि अगर ज़्यादा लोग उस पर अप्रोच कर रहे हैं, प्रपोजल भेज रहे हैं, तो उस पर अगर आप बिड करेंगे तो आपको ज़्यादा कनेक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। अगर उस पर लोगों ने प्रपोजल इतने नहीं भेजे तो आपको कम कनेक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। और कनेक्ट्स इज अ करेंसी ऑफ अपवर्क। अब वो आप कितनी खरीद सकते हैं? आप जितनी भी खरीदना चाहें, लेकिन ऑब्वियसली सबके पास तो इतना अनलिमिटेड बजट होता नहीं है। क्या इसके चार्जेस हैं? एवरेज आप समझ लें 10 कनेक्ट से स्टार्ट होती है चीज़ें। कभी आपको ज़्यादा भी लगेगा, कभी आपको कम भी लगेंगी उन जॉब्स पे जिस पे किसी ने प्रपोजल ही नहीं भेजा। तो मेरे ख्याल से 300 कनेक्ट आपके पास होने चाहिए स्टार्टिंग में, या 200? 300 कनेक्ट तो $300 होने चाहिए आपके पास एटलीस्ट। मैं उसमें फॉर्मूला है जो मैं बिगनर्स को ये बताता हूँ कि आप दिन में कम से कम 2 प्रपोजल्स भेजें, उससे ज़्यादा नहीं भेजें, क्योंकि लोग क्या करते हैं ज़्यादा भेज देते हैं, एक दिन में 10 प्रपोजल्स भेज दिए, किसी पे रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो फिर पैनिक करते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो छोड़ देते हैं। $300 जो आपने कहा, तो $300 में कितने कनेक्ट्स आते हैं? 300 मल्टीप्लाई आप 15 सेंट्स करते हैं, और ये एक महीने के लिए काफी होते हैं? नहीं, देखिए फॉर्मूला यही है, बता रहा कि जो आपको प्रपोजल्स डेली भेजने, 90 डेज तक आपको एक प्रोसेस लेके चलना है। तो 90 डेज में आप 2 भेजेंगे, 180 आपके प्रपोजल्स हो जाते हैं टोटल, ठीक। मैं कहता हूँ कि थोड़े एक कम से कम 2 तो भेजें, ठीक है, उनसे सीखें। अगर उस पर आपको क्लाइंट हायर नहीं कर रहा, किसी और को हायर कर रहा है अलग से, तो उस जॉब को एनालाइज करें, उसमें आप समझने की कोशिश करें कि क्या मिस्टेक आपसे हुई होगी। जिसको क्लाइंट ने हायर किया उसका प्रोफाइल भी आपको नजर आएगा, उसको विजिट करें, उसको देखें कि उसने प्रोफाइल में ऐसी क्या चीज़ लिखी थी और आपने ऐसी क्या चीज़ लिखी है, या वो अगर जैसे किसी और कंट्री से है और क्लाइंट आप जिस पे प्रपोजल भेज रहे हैं, लग से आप उसकी पास्ट हिस्ट्री देख रहे हैं और पता चलता है कि पाकिस्तान से हायर ही नहीं करता हो, तो उसकी प्रेफरेंस ही नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे गलती की यहाँ पे बिड करके। या हो सकता है कि आप क्योंकि नए हैं और वो क्लाइंट आपको पता चले कि वो तो टॉप रेटेड ही हायर करता है, तो नए फ्रीलांसर्स को हायर ही नहीं करता, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो उसको फिर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, सीखेंगे, और फिर आप नेक्स्ट जो प्रपोजल्स भेजेंगे उनमें फिर आप। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आप ये एनालाइज जरूर करेंगे उसने किसको हायर किया इस जॉब के लिए, उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी कंट्री क्या है, उसने क्या उसने और कितने वो किया, टॉप रेटेड है नहीं है। अच्छा, अब इस पे एक और सवाल ये है कि क्या एआई जनरेटेड कंटेंट यूज करते हुए प्रपोजल भेज सकते हैं? अपवर्क भी इसकी इजाजत देता है, या कुछ फ्लैग होते हैं इस पे, या एआई जनरेटेड नहीं भेजने चाहिए? इस पे क्या है आपका? अपवर्क तो खैर इसकी इजाजत देता है, उसका खुद का है एआई प्रपोजल का टूल, लेकिन उसमें आप की प्रॉब्लम भी होगी ना, अगर वही यूज करेंगे, उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो सबके प्रपोजल्स एक जैसे जनरेट होंगे। तो आप एआई जरूर यूज करें, लेकिन अपना एक प्रॉम्प्ट बनाएं अपनी फील्ड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो उसके हिसाब से आपका प्रपोजल अलग तरीके से होगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर में आप डिजाइनिंग में आपको शो करना होता है, बातें नहीं करनी होती, ठीक है। क्लाइंट
तो आपका रिजल्ट दिखेगा ना, आपने कोई लोगो बनाया तो किस तरह बनाया, बैनर बनाया किस तरह बनाया। अगर आप उसको सिर्फ ये बोलेंगे कि मैं अच्छा बना सकता हूँ, मेरे इतने बनाए हुए हैं, तो वो क्लाइंट उसमें इंटरेस्ट फील नहीं करेगा, उसको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, तो उसका प्रपोजल अलग होगा। तो प्रपोजल्स आप सिर्फ एआई यूज़ करेंगे, जेनेरिक के जो प्रपोजल्स जो बनेंगे वो सबके एक जैसे ही लगेंगे। तो अपने हिसाब से जो आपकी फील्ड है, आप बेशक अपना एक अलग से प्रॉम्प्ट बनाएं, ठीक है, और उससे आप बिल्कुल प्रपोजल जनरेट करा सकते हैं। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं खुद भी चैट जीपीटी का और डिफरेंट एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन की ब्रांडिंग और क्लाइंट्स के लिए। आप चैट जीपीटी को अपनी पर्सनैलिटी, अपनी टोन के मुताबिक ट्रेन करें। आप इसको एक टूल नहीं बल्कि एक असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। और मैं खुद भी ये करता हूँ अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए कि आप अपनी टोन, अपना काम, अपनी सीवी, अपना प्रोफाइल, अपने काम जितने आज तक किए हर चीज़ मेमोराइज करवाएं, उसकी मेमोरी में सेव करवाएं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है फराज भाई कि वो चैट जीपीटी पे बस या तो फ्री वर्जन लिया आपने और बस उस पे जाके एक प्रॉम्प्ट डाल के कोई चीज़ कॉपी कर ली। चैट जीपीटी जितना ज़्यादा आपको समझेगा और स्पेशली जो उसका पेड वर्जन है, आपको जितना ज़्यादा वो जानता होगा आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट्स को, और आप उसको बोलें कि जी मेमोरी में सेव करो अपनी चीज़ें, और फिर जब आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे सेम, तो वो एक डिफरेंट एंगल से आपको वो एआई का प्रपोजल बना के देगा। और वो बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि वो आपको पूरा जानता है, आपने कब क्या किया, कौन से प्रोजेक्ट्स की कितनी सेल्स लाए, कहाँ से कितना प्रोजेक्ट मिला, किस कंट्री से मिला, कहाँ पे बेस्ड है और किस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, आपके डोमेन एक्सपर्टीज क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है। हर एक चीज उसको जब पहले पता हो, अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट में पहली दफा उसको वो चीज देंगे तो दैट चैट जीपीटी इज नॉट ट्रेंड। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं कि वो प्रपोजल भेजना शुरू हो गया, जैसे आपने भी बताया, मैंने बताया, उसको जवाब ही नहीं आ रहे। अब $300 उसने 1000 कनेक्ट्स ले लिए, वो सारी चीजें कर ली जो आपने बताया, फिर भी उसका काम नहीं आ रहा। अब वो क्या करे? अच्छा, काम नहीं आ रहा तो फिर वही बात है, इसको पहले तो एनालाइज करनी पड़ेगी जो जॉब उसने, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है कि कोई लैकिंग निकलती है तो उस पर काम करे, उस पर काम करे। अच्छा, ये अपवर्क पे देखिए ये भी होता है कि जो भी जॉब्स पोस्ट हुई ना, जरूरी नहीं है कि क्लाइंट उस पर हायर भी करे। जैसे आपने कहा ना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, अपवर्क पे भी जॉब पोस्ट कर दी, सेम वही guru.com पे पोस्ट कर दी, सेम freelancer.com पे पोस्ट कर दी। जैसे freelancer.com से उसको उसके बजट में फ्रीलांसर मिल गया जिस तरह उसको चाहिए था, तो वहां से उसने पहले हायर कर लिया। guru.com पे भी उसने हायर नहीं किया, जॉब ऐसी क्लोज हो गई। और अपवर्क पे भी हायर नहीं किया, जॉब ऐसी क्लोज होगी। फिर जिन्होंने प्रपोजल भेजे थे उनके कनेक्ट वेस्ट हो गए। तो अगर मैं आपको रफ नंबर बताऊं तो समझ लें कि 70% जॉब पे हायरिंग नहीं होती। ओके, ठीक है, आप अगर रियल लाइफ में भी देखें, अगर आप एप्लीकेशन भेजते हैं किसी कंपनी को, सीवी भेजते हैं, तो हर दफा तो रिस्पॉन्स आपको भी नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल अपवर्क पे भी इसी तरह ही है कि आप समझ लें कि 70% जॉब पे आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इस वजह से एनालाइज करना बहुत जरूरी है, देखना है अगर क्लाइंट ने किसी को हायर नहीं किया है उस जॉब पे, फिर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें आप मतलब हारे नहीं है, कोई भी हायर नहीं हुआ, क्लाइंट ने किसी को हायर किया, तब उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हायर हो रहे। आपका कंट्री डिफरेंट था, या आप टॉप रेटेड नहीं थे, या क्लाइंट क्या प्रेफरेंस थी, या उसका जो प्रोफाइल था जिसको उसने हायर किया, उसका प्रोफाइल जॉब से बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था। उसका जो टाइटल था, वो जो क्लाइंट ने जॉब में टाइटल डाला था उससे बहुत मैच हो रहा था, और आपका टाइटल बिल्कुल जेनेरिक सा था या बिल्कुल अलग सी चीज़ थी। आप बेशक उस काम में अच्छे होंगे, लेकिन आपका प्रोफाइल जो क्लाइंट जिस तरह का काम चाहता है उससे मैच नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है आज के टाइम में कि आपका टाइटल सबसे पहले क्लाइंट को वही नज़र आता है, प्रपोज़ल बाद में नज़र आता है। प्रपोज़ल को देखने के लिए उसको बिल्कुल राइट साइड पे जाकर देखना पड़ता है, बिल्कुल एंड में होता है। पहली चीज़ टाइटल नज़र आती है, अगर टाइटल जॉब से मैच करता है, जॉब के टाइटल से, तो फिर क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, यही काम का बंदा है, फिर वो आपको प्रपोज़ल पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जो प्रपोज़ल्स दे दिए, सब कुछ हो गया, काम भी मिल गया, तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में क्या डिफ़रेंस है कमीशन का? क्या अपवर्क कितना परसेंट कमीशन लेता है आपने अगर $200 कमाए, और फाइवर कितना लेता है? क्या इस पे थोड़ा-सा बता सकते हैं? फाइवर का तो मेरे ख्याल में 20% ही है फिक्स। अपवर्क पे थोड़ा-सा वेरिएबल इन्होंने कर दिया। क्या? पहले 10% होता था फिक्स, अब 0 टू 15% है। जो प्रोग्रामिंग वाली जॉब्स जो हैं, उन पे थोड़ा-सा कम है। बाकी जो जॉब्स पे जिस पे ज़्यादा लोग होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, उस पे उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है। तो मतलब वेरिएबल है। मैक्सिमम 15 है हाँ, मैक्सिमम 15 उन्होंने कर दिया। अपवर्क पे, और जी। इससे ज़्यादा वो नहीं, इसके अलावा कोई चार्जेज़? उसके अलावा हाँ, विथड्रॉ जब आप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोकल बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 99 सेंट्स हैं उसमें। पेयोनियर पे करते हैं तो $2 पड़ते हैं। $2, जी, जी। और वैसे आईबीएफटी पे 99 सेंट्स है। हाँ, वो 19 सेंट्स। अच्छा, ये बताएँ कि अभी तक अंदाज़न 12 साल में हुँ, हुँ। आपने अपवर्क से कितने डॉलर्स कमाए?
मेरा इस वक्त में $500,000 हो गया है। $500,000 $500,000 आपने जी। मतलब कमा लिया आपने, हम्म, और वो आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज वेब डेवलपमेंट। जी। मैं बहुत सारे लोग शायद ये पॉडकास्ट भी देख रहे हों, मेरे भी बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करते रहते हैं फेसबुक पे, वेब डेवलपमेंट का वो काम मांगते हैं। हम्म, तो आपने $500,000 कमाया, और फिर आपने बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह ट्रेन भी किया, सिखाया भी, अभी भी सिखा रहे हैं, आज भी हमारे पास इसलिए आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी फील्ड में जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो उनके पास अब क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज, आपकी खुद की भी लर्निंग हुई होगी, आपने कहा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, हम्म। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप क्या कहेंगे जो वेबसाइट डिजाइनर है? देखिए, डिजाइनर्स के लिए मैं अभी ये कहता हूँ कि डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है? क्यों, अगर हम ज़्यादातर जो लोग जाते हैं ना, वो जाते हैं वर्डप्रेस की तरफ, और वो एक एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, उसको सीखते हैं, उसके थ्रू डिज़ाइन करते हैं। और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलें, अपने पड़ोसियों के घर में जाएँ, उनसे पूछें, हर दूसरे घर में आपको वो डिज़ाइनर मिलेगा उसी तरह, एलिमेंटर का। तो वो बहुत हो गए ज़्यादा, स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल है डिज़ाइनर्स को, ठीक है? और अब एआई भी है, और एआई मैं समझता हूँ कि जो फ्रंट एंड वाली चीज़ें हैं ना, उनको काफ़ी हद तक वो टैकल कर लेगा, ठीक है? तो वैसे एक बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऊपर से एआई भी है, तो फिर सिर्फ़ डिज़ाइनिंग की हद तक ना रहें, थोड़ा-सा डेवलपमेंट की साइड पे आएँ, ताकि कोई कस्टम अगर क्लाइंट आपसे कोई चीज़ माँग लेता है, जिसमें कुछ आपको थोड़ी-सी कोडिंग की ज़रूरत है, या कोई बग फिक्स है और उसके लिए आपको थोड़ा-सा कोड देखना है, या कोई चीज़ आपको ऑप्टिमाइज़ करनी है, उसके लिए आपको कोड देखना है, तो उस साइड पे भी थोड़ा-सा आ जाएँ। सिर्फ़ डिज़ाइनिंग की साइड पे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि जो लोग जो भी आ रहे हैं, उसी साइड पे जा रहे हैं, ठीक है? वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना लेते हैं, अच्छी भी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, कि आप किस तरह क्लाइंट को बताएँगे कि आप ही अच्छे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो थोड़ा-सा कोडिंग साइड पे सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वेब डेवलपमेंट में। आप प्लगइन्स बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, ऑप्टिमाइज़ेशन, स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन हो जाती है, वही वेबसाइट कोई सिल्वर्स की ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है। और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कि भाई ईमेल्स जो है वेबसाइट से नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो सर्वर में जाकर आप चीज़ें देख सकते हैं, कि भाई क्या एरर है, किस वजह से नहीं आ रहे, मुझे क्या चीज़ें फिक्स करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब डेवलपमेंट में। तो वेब डिज़ाइनिंग पे स्टक ना करें, थोड़ा-सा दूसरी चीज़ों को भी आप फ़ोकस करें। अच्छा, एक और चीज़ ये बताएँ कि लोग वीपीएन यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में काम करेंगे, लेकिन हम दिखाएँगे दुबई हुँ। या यूके। ये कैसे होता है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कैसे होता है ये तो हम छोड़ेंगे, है ही एक अनएथिकल चीज़, तो ये मुझसे जो भी पूछता है मैं उसको कहता और हूँ ये मना कि नहीं करना चाहिए। है ही अनएथिकल, मना करने की वाली बात ही नहीं है, तो कि आप झूठ बोल रहे हैं तो है ही तो गलत। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हुँ, होते हुए देखे हैं, और वो ज़्यादातर ये बताते भी हैं, कुछ लोगों की मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं, तो आज फराज साहब भी वो कन्फर्म कर रहे हैं कि आप वीपीएन यूज़ करके अपनी लोकेशन चेंज ना करें। अच्छा, अगर कोई ट्रैवल करता है, तो वो क्या करेगा? अगर दूसरे कंट्री ट्रैवल करता है तो अब तक ने अलाउ किया हुआ है कि आप 6 महीने तक अगर दूसरे कंट्री में हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपका बिल्कुल प्रोफ़ाइल पे जो भी आपको ओरिजिनल कंट्री है वो शो हो रहा है, कोई मसला नहीं है। 6 महीने तक आप किसी और कंट्री में अगर आप हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आप वहीं पे, ऑटोमैटिकली वो फिर ब्लॉक हो तो जाएगा, ब्लॉक नहीं हो जाएगा, वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि भई अगर आप परमानेंट वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो चेंज कर मेहरबानी लें वेरीफ़ाई कर लें, और वेरीफ़ाई करके चेंज कर लें। चेंज कर लें। हाँ, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 6 महीने का आप कह रहे हैं जी। कि टाइम है उसमें। अच्छा, ये बताएँ कि जो एजेंसीज़ हैं, हुँ, हुँ। वो कैसे अपवर्क पे जाती हैं? अच्छा, पहले मेरी ज़ाती राय है कि मैं एजेंसीज़ को प्रेफ़र नहीं करता। जो भी मुझसे पूछता है कि भई हम एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप उस तरफ ना आएँ, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग मी एजेंसीज़ को प्रेफ़र नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि एजेंसीज़ में एक तो एक हायरार्की होती है। जो आपका बंदा काम कर रहा है, उसके साथ आप इन टच होते ही नहीं है। उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन होती नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन होती है सेल्स के बंदे से, प्रोजेक्ट मैनेजर से, टीम लीड से, ठीक है? तो कम्युनिकेशन होते-होते जिसको काम करना है, वहाँ तक अक्सर औकात होता है कि चीज़ें ही बदल जाती हैं, ठीक है? हुँ, वो कुछ समझता है, दूसरा बंदा कुछ समझता है, तीसरा बंदा कुछ समझता है, और जो डेवलपर है या जो भी एग्ज़ीक्यूट कर रहा है वो कुछ और समझता है, फाइनल रिज़ल्ट कुछ और निकल आता है। उसमें फिर थोड़ा-सा कम्युनिकेशन डिले भी आता है, कि जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर तो हुँ, ऑनलाइन है, वो तो आपको जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहा है, डेवलपर बीमार हो गया। हुँ, अब वो जब तक आएगा नहीं तो काम नहीं होगा, तो उसमें चीज़ें डिले हो जाती हैं। जब आप वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं, तो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है? उसी के साथ आपकी बात हो रही है, आप उसकी लैंग्वेज समझ पाते हैं, वो आपकी लैंग्वेज समझ पाता है। शुरू में अगर कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं। हुँ, तो वो एक-दूसरे को जब आप समझ पाते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप चलती है, वो लंबी चलती है। तो पर्सनली मेरा भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था जब मैंने एज़ अ क्लाइंट हायरिंग करना शुरू की थी, और सारे प्लेटफ़ॉर्म पे, सिर्फ अपवर्क पे नहीं, मैंने गुरु पे भी ट्राई किया था, फ्रीलांसर डॉट कॉम पे भी ट्राई किया था।
एजेंसीज में ये मसले मुझे नजर आए थे। अच्छा फराज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि वो लोग जिन्होंने अभी भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है और वो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या हम जब इसको शेयर करेंगे, मैं और आप और हमारी टीम जो है बाइटकास्ट की, तो जिन्होंने अभी भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है, जॉबलेस है हम्म, या जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उनको क्या मशवरा देंगे, एक मैसेज क्या देंगे आखिरी के वो अभी तक फ्रीलांसिंग की तरफ अगर क्यों नहीं आ रहे हो? ये पर्सनली मैं सबको यही कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में आने से पहले कम से कम 2 साल आप किसी के अंडर काम कर लें, बेशक आपको फ्री में ही करना पड़े। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, क्लाइंट से बात करना, चीज़ें मैनेज करना, अपने फाइनेंसेस भी देखना, एक तरह का बिजनेस पूरा रन कर रहे होते हैं। जब आप एक जैसे कि जॉब करके कहीं आते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि एक तो जब फ्रीलांसिंग करते हैं ना, आप वही चीज़ें ले रहे होते हैं जो चीज़ें आपको आती हैं। कोई नई चीज़ आपके सामने आती है तो आप उसको मना कर देते हैं। जॉब में आप ऐसा कर नहीं सकते। आपको जो चीज़ दी जा रही है वो आपको करनी है, नहीं आती है आप सीखेंगे, रिसर्च करेंगे, रातें लगाएँगे, आपके रिसर्च स्किल्स उससे अच्छे होंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे अच्छे होंगे। फिर इन फ्यूचर में जो भी चीज़ आएगी, आप उसको पता होगा कि मुझे किस तरह उसको ढूँढना है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कंपनीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है, तो उनसे आप सीख सकते हैं कि भाई आप किस तरह क्लाइंट से बात करते हैं। मैं साइलेंट पे आ जाता हूँ कॉल पे, आप क्लाइंट से जिस तरह बात करें मैं सुन लेता हूँ। क्लाइंट किस तरह बात कर रहा है, आप किस तरह बात करें, तो मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उनके साथ आप बैठ कर सीख सकते हैं कि भाई आप क्लाइंट को किस तरह पिच करते हैं, किस बिल्कुल। तरह क्लोज़ करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें आप कंपनी में जब मैंने भी यही कंपनी में ही जब था तो ये चीज़ें वहाँ से सीखी थी। अगर मैं जॉब करके नहीं आता, डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में आता तो मैं फेल हो चुका होता। तो देखो ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और मैं भी इस पे बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग पे कहता हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम उसको, जैसे इन्होंने भी कहा, कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चलें, क्योंकि फ्रीलांसिंग जब आप एक फुल टाइम प्रोफेशन बनाते हैं, जैसे इन्होंने $500,000 फराज साहब ने माशाल्लाह से अर्न किए अपवर्क से, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से $500,000। तो आपकी अगर ये जर्नी और आपका एम्बिशन ये है तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। आप प्रपोजल्स भेजेंगे, आप उसको सीखेंगे। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप हमें कोई काम दिलवा दें या कोई काम बता दें या कोई प्लेटफॉर्म बता दें, जहाँ तो फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस, आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी रिसर्च, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था आज हमारा एपिसोड 2 बाइटकास्ट का, बाइटकास्ट बाय जेंडर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और फ्रीलांसर को या किसी ऐसे आईटी एक्सपर्ट को लेकर आएंगे जो कि फ्रीलांसिंग में एक सक्सेस स्टोरी है और उसने $1,000,000 कमाए हुए हैं, या कोई सक्सेस स्टोरी उसकी पूरी दुनिया में। थैंक यू वेरी मच।